हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के यूनिट 4। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 3 तक जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कि क्वांटम सीरीज का डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का पार्ट 1, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सेशन में जानेंगे कि जो एग्रीगेट होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट यूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डनेस। ओके, गुड जो एग्रीगेट होगा उसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए अच्छी। तो हार्डनेस कैसा होनी चाहिए? द रोड एग्रीगेट शुड बी सफिशिएंट हार्ड टू offer resistance to the action of abrasion and attrition. Okay, the mutual rubbing of stone is known as attrition. जो म्यूचुअल रबिंग होता है स्टोन्स की, उसे हम एट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें साथ ही साथ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, द रोड एग्रीगेट शुड बी सफिशिएंट स्ट्रांग टू विदस्टैंड द स्ट्रेट डेवलप ड्यू टू व्हील लोड ऑफ द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक होता है उसके व्हील के कारण जो स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है उसको वियर करने हेतु जो है कि स्टोन स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, जो भी एग्रीगेट आप यूज करेंगे वो स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें टफनेस की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट इनेबल टू एग्रीगेट टू रजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन स्ट्रक विथ द हैमर and it is necessary in a road metal to withstand the impact blows caused by traffic. ओके, इसके साथ सैप कैसा होनी चाहिए एग्रीगेट का? बिकॉज हम जानते हैं कि जो सैप होता है एग्रीगेट का वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सैप ऑफ एग्रीगेट में भी राउंडेड। ओके, राउंडेड सैप में होता है, क्यूबिकल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, फ्लैकी एंड इलांगेटेड हो सकता है। ओके, द फ्लैकी एंड इलांगेटेड जो एग्रीगेट होते हैं पासेज लेस स्ट्रेंथ, जो उनका जो है कि स्ट्रेंथ जो है कि बहुत कम होता है, ड्यूरेबिलिटी भी कम होता है। सो इट इज़ नॉट यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। ओके, द राउंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, एग्रीगेट होते हैं, प्रीफर्ड इन सीमेंट कंक्रीट रोड। जो सीमेंट कंक्रीट हम रोड अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में हम राउंडेड शेप का जो एग्रीगेट होगा उसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आप कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ड्यूरेबिलिटी। ओके, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। जो वेदर है, ओके, जो केमिकल्स है उसके अगेंस्ट जो है कि एग्रीगेट ड्यूरेबल होनी चाहिए। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एन एग्रीगेट indicate its resistance to the action of weather and it's largely depend upon its पेट्रोलॉजिकल कंपोजिशन। ओके, तो ये हो गया आपका ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन। द बाइंडिंग क्वालिटी ऑफ द रोड एग्रीगेट डिपेंड ऑन द इट्स एबिलिटी टू फॉर्म इट्स ओन बाइंडिंग मटेरियल अंडर द ट्रैफिक सो एज टू मेक द रफ ब्रोकन स्टोन पीस ग्रिप टुगेदर टू रजिस्ट डिस्प्लेसमेंट बाय ट्रैफिक। ओके, एडेशन विद बिटुमन। जो भी बिटुमन आप यूज करेंगे उसमें एडेशन की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। अगर एडिशन नहीं होगा तो वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही एग्रीगेट आएगा वो जो है कि उसमें विस्कोसिटी कम होगा। एडिशन नहीं होगा तो जो है कि बिटुमन से वो सेपरेट कर जाएगा एग्रीगेट। ओके, उसके बाद जो है कि रोड जो है कि डैमेज हो जाएगा, जैसा कि आप देखते होंगे गिट्टी उखड़ने लगता है। ओके, if this quality is not present in the aggregate, it will lead to the separation of bituminous coating in the presence of water. Okay, तो ये सारे हो गए आपके गुड एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कटबैक। कटबैक क्या होता है तो डिस्कस कर लेते हैं। कटबैक बिटुमन्स इज डिफाइंड एज बिटुमिन द विस्कोसिटी ऑफ which has been reduced by the volatile diluent. ओके, जो volatile diluent के द्वारा जो है कि हम जो बिटुमेन होता है उसके विस्कोसिटी रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ओके, उसे हम कटबैक के नाम से भी जानते हैं। कटबैक बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। रैपिड क्यूरिंग कटबैक,
मीडियम क्यूरिंग कटबैक और स्लो क्यूरिंग कटबैक। रैपिड क्यूरिंग कटबैक क्या होता है? दीज आर बिटुमन फ्लक्स्ड आर कटबैक विद अ पेट्रोलियम डिस्टिलेशन सच एज नेफ्था गैसोलीन विच विल रैपिडली इवापोरेटेड आफ्टर यूजिंग इन कंस्ट्रक्शन। जैसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो इसमें नेफ्था या गैसोलीन होता है जो बहुत रैपिडली जो है कि इवापोरेट हो जाता है, लिविंग द बिटुमन बाइंडर, और बिटुमन बाइंडर को लीव कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज गवर्न बाय द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम डिस्टिलेशन अप टू 360 डिग्री सेल्सियस। जो 360 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर इसका जो पेनिट्रेशन वैल्यू होता है रैपिड क्यूरिंग कटबैक का, वो होता है 80 से 120 के रेंज में होता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मीडियम क्यूरिंग कटबैक। तो मीडियम क्यूरिंग कटबैक क्या होता है? दीज आर बिटुमन फ्लक्स टू ग्रेटर फ्लूडिटी बाय ब्लेंडिंग विद एन इंटरमीडिएट बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि वो 360 डिग्री टेम्परेचर पर जो है कि उसका पेनिट्रेशन वैल्यू होता है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंटरमीडिएट होता है। ओके, मध्यम रेंज का होता है। सॉल्वेंट लाइक केरोसिन आर लाइट, उसमें क्या था? गैसोलीन था, जबकि इसमें क्या होता है? केरोसिन होता है, लाइट डीजल ऑयल। ओके, मीडियम क्यूरिंग कटबैक प्रोडक्ट हैव गुड वेटिंग प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, सो satisfactory coating of fine grain aggregate and sandy soil is possible. Medium cutback evaporate relatively at slow rate because जो ये evaporate होता है वो as compare to rapid जो होता है रैपिड क्यूरिंग कटबैक उसके कंपेयर में वो स्लो होता है। ओके, स्लो रेट होता है बिकॉज द केरोसिन रेंज सॉल्वेंट विल नॉट इवापोरेट रैपिडली एज द गैसोलीन रेंज। ओके, जो गैसोलीन रेंज होता है उसके कंपेयर में जो केरोसिन होता है वो उतना तीव्र यानी कि उतना रैपिडली जो है कि इवापोरेट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आपका स्लो क्यूरिंग कटबैक। जैसा कि स्लो क्यूरिंग कटबैक नेम से ही सजेस्ट है कि ये जो इसमें जो भी हम पेट्रोलियम पदार्थ यूज करते हैं वो काफ़ी स्लो रेट से जो है कि इवापोरेट होता होगा। ओके, दीज आर ऑब्टेन्ड आइदर आर ब्लेंडिंग बिटुमन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, गैस ऑयल, कोई गैस ऑयल आर द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्लो एंड टेम्परेचर ऑफ द क्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ रिफाइनिंग। ओके, ये हो गए आपके 3 प्रकार के कटबैक। और कटबैक का बेसिकली यूज कहाँ करते हैं? तो बेसिकली कटबैक का यूज हम करते हैं सरफेस ट्रेसिंग में, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद से बिटुमन और टार में डिफरेंसेस क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कलर, बिटुमन क्या होता है और टार क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो बिटुमन है सॉलिड स्टेट में है और जो राइट वाला पोर्शन है जो फिगर है ये कुछ ड्रम में जो लिक्विड फॉर्म में नीचे ब्लैक है, काफ़ी डीप ब्लैक है, ये टार है, इसे हम टार बोलते हैं। और इधर लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं बिटुमन। ओके, तो कलर जो है हम बिटुमन की तो डार्क कलर विद स्लाइट रेडिश टिंज होता है। ओके, जबकि टार की डीप ब्लैक। ओके, स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में होता है, वे विस्कस लिक्विड फॉर्म में होता है टार। ओके, कार्बन कंटेंट की बात करें तो इसमें मीडियम का रेंज में होता है और इसमें हाई मात्रा में जो है कि क्वांटिटी में कार्बन होता है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी वाटर रेजिस्टेंस मोर होती है इसकी एज कम्पेयर टू लेस होती है। एडेसिव पावर की बात करें तो इसकी मीडियम होती है और इसकी एडेसिव विस्कस फॉर्म ज़्यादा है, विस्कोसिटी होती है इसमें प्रॉपर्टी जो हाई जो है कि एडेसिव पावर होता है। सेटिंग टाइम बात करें तो इसकी सेटिंग टाइम जो है कि बिटुमन की लेस होती है एज कम्पेयर टू टार। ओके, इसकी मोर होती है सेटिंग टाइम। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन बिटुमन एंड टार। क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टेस्ट ऑफ रोड। जैसा कि ये चैप्टर पूरा जो है कि आपका एग्रीगेट से रिलेटिव है। ओके, एग्रीगेट और बिटुमन से। तो एग्रीगेट का जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका क्या उसके टेस्टेज होते हैं। ओके,
किस किस प्रकार का उसका टेस्ट होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिफाइन करें, या पूरे टेस्ट जो भी है शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा करके पूरे एक्सप्लेन डिफरेंट टेस्ट ऑफ ओके वेरियस जितने भी टेस्ट हैं ओके एग्रीगेट के किए जाते हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपने लैब में करा होगा। ओके उसके बाद से बिटुमन का भी टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट, शार्पटेनिंग टेस्ट। ओके उसको भी हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑन एग्रीगेट। जैसे कोई भी एग्रीगेट है उस पर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, आपने लैब में ये सारे टेस्ट किए होंगे। जिस प्रकार से आपने लैब में टेस्ट करा होगा ठीक उसी प्रकार से आपको पॉइंट वाइज इसमें नोट डाउन कर देना है एग्जाम में। ओके आपको अच्छे अंक गेन कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे। ओके तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर केवल रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में किस प्रकार से करते हैं, तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू गिव द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट अप टू विच इट कैन बियर द लोड विदाउट फेल, यानी कि बगैर फेल हुए जो लोड को बियर करता है एग्रीगेट वह उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाता है। ओके टू कंडक्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट वी नीड कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। हमें क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ इसमें सिलिंड्रिकल मेजरमेंट करने के लिए एक सिलिंड्रिकल मोल्ड होता है, प्लंजर होता है, IS सीव होते हैं। ओके फर्स्ट सीव सैंपल एग्रीगेट, सबसे पहले क्या करते हैं एग्रीगेट को जो है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm सीव एंड रिटेन 10 mm, यानी कि आप टेस्ट से कह सकते हैं कि जो सैंपल लेते हैं एग्रीगेट का जो सैंपल लेते हैं वह 10 mm से बड़ा और 12.5 mm से छोटा एग्रीगेट सैंपल लेते हैं और इसे ओवन में जो है कि 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक 3 से 4 घंटे तक जो है कि हम ड्राई कर लेते हैं। देन क्या करेंगे सिलेंडर जो होता है उसमें उसे फिल कर देते हैं 3 लेयर्स में। प्रत्येक लेयर्स को 25 स्ट्रोक से टैंपिंग करते हैं इस लेयर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 3 लेयर्स में उसको फिल करते हैं। देन क्या करते हैं कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन में नोट डाउन, उसके बाद से इसको वेट कर लेते हैं कितना वेट है। ओके उसके बाद से इंसर्ट द प्लंजर एंड प्लेस इट टू द कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन, और कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन के पास इस पर रख देते हैं। अप्लाई लोड एट यूनिफॉर्म रेट से जो है 40 टन का लोड इस पर अप्लाई करते हैं 10 मिनट तक। ओके देन क्या करते हैं लोड को स्टॉप कर लेते हैं। देन मशीन एंड कर्स एग्रीगेट इज सीव थ्रो 2.6 mm। उसके बाद से क्या करते हैं 2.6 mm, जैसा कि जब इस पर लोड लगाएंगे 40 टन का तो जो एग्रीगेट होगा कुछ जो है कि कस हो जाएगा। ओके कस होकर छोटे छोटे फार्म में हो जाएंगे कुछ एग्रीगेट, तो जो है कि 2.6 mm की सीव से पुनः इसे सीविंग करेंगे और उसके बाद से एग्रीगेट पासिंग 2.36 mm की सीव से जो भी जो है कि एग्रीगेट पास कर जाएगा उसको वेटेड कर लेंगे। ओके एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैन बी ऑब्टेन। उसके बाद से एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू किस प्रकार से ऑब्टेन करते हैं, तो इसके लिए क्रशिंग वैल्यू का फार्मूला होता है W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। ओके इस प्रकार से जो है आपकी क्रशिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि W2 क्या है जो 2.6 mm जो कि सीव से पास हो जाता है। ओके और W1 क्या है इनिशियल जो लोड था एग्रीगेट का। ओके तो इस प्रकार जो है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं एज परसेंटेज में। एब्रेशन टेस्ट की बात करें तो एब्रेशन क्या टेस्ट होता है इसके बारे में भी हम रिवाइज कर लेते हैं। एब्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिंग एब्रेशन टेस्ट लॉस एंजल एब्रेशन। आप यहाँ से याद रखेंगे लॉस एंजल एब्रेशन टेस्टिंग एक मशीन होती है जिसके माध्यम से हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं। ओके फॉर दिस टेस्ट द सैंपल टेकन शुड बी क्लीन, जो है कि सबसे पहले साफ और जो है कि सूखा हुआ सैंपल को लेते हैं। द सैंपल इज वेट, सैंपल को वेट कर लेते हैं कितना है, सपोज हम उसको मान लेते हैं W1 है। लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन एंड द मशीन इज ऑपरेटेड। ओके मशीन जैसा कि लॉस एंजल टेस्टेड एक ड्रम प्रकार का आपने किया होगा लैब में, तो ड्रम प्रकार का होता है जिसका जो लेंथ होता है 0.5 मीटर का होता है और डाया जो होती है इसकी मशीन की लॉस एंजल की वो होती है 0.7 मीटर का। ओके तो उसके बाद से क्या करते हैं इसमें कुछ बाल होते हैं लोहे के छोटे छोटे और इसमें जो है कि एग्रीगेट को डाल देते हैं। तो यहाँ पर आगे हम डिस्कस करते हैं अभी। मशीन शुड बी रोटेटेड एट स्पीड 20 to 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि पर मिनट 30 से यहाँ 20 दिया है
20 से 33, तो यानी कि आप कर सकते हैं 30 to 33 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में सपोज मान लेते हैं 30 राउंड जो है कि रोटेट करेगा। और इस प्रकार से 1000 बार जो है कि इसको रोटेट कराते हैं सैंपल में, उसको भरकर सैंपल को वाइब्रेशन टेस्ट लॉस एंजल्स मशीन में भर करके। उसके बाद से जब 1000 राउंड हो जाता है तो उसको बाहर कर लेते हैं और जो है कि 1.7 mm की सीव से उसको सीविंग करते हैं। तो जो 1.7 mm की सीव से पास हो जाता है, द सैंपल रिटेन ऑन 1.7 mm इज वाश्ड। जो 1.7 mm की सीव पर रुका हुआ सैंपल होता है उसको वाश्ड कर लेते हैं एंड पुनः सुखा लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं इसका वेट W2। ओके, उसके बाद से एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू क्या होता है, W1 जो इनिशियल था और W2 जो कि इस पर रुका हुआ था 1.7 mm की सीव पर। ओके, W2 तो W1 माई W2 कर देंगे डिवाइडेड बाई W2, ओके, इंटू 100%। तो ये हो गया आपका, निकल जाएगा एब्रेशन टेस्ट। ओके, एब्रेशन वैल्यू। ओके, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट का वैल्यू होता है इम्पैक्ट किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी हो जाता है जो मटेरियल जैसे कि झटका अचानक सडन जब किसी भी मटेरियल पर लोड पड़ता है तो उसकी वियर करने की क्षमता कितनी है वो उसका इम्पैक्ट वैल्यू डिफाइन करता है। जैसे कि रोड पर अगर कोई हैवी व्हीकल चलता है तो अचानक जब सडनली ब्रेक लगाते हैं तो उस पर अचानक जो है भी एग्रीगेट रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, उस पर अचानक लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण अगर रोड की इम्पैक्ट वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी तो रोड जो है कि डैमेज कर जाएगा, ओके, फेल कर जाएगा। इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट विल गिव एग्रीगेट कैपेबिलिटी अगेंस्ट सर्टेन लोड आर फोर्स। फॉर दिस टेस्ट आल्सो एग्रीगेट पासिंग थ्रू 12.5 mm एंड रिटेन 10 mm सीव इज टेकन। जो भी इसमें एग्रीगेट सैंपल लेते हैं वो 12 mm से छोटा और 10 mm से बड़ा एग्रीगेट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फिल द सिलेंडर। उसके बाद से जो भी सैंपल होता है उसको सिलेंडर में फिल करते हैं, उसका जो कि जैसा कि हमने प्रीवियस भी डिस्कस करा, आपने लैब में भी करा होगा तो काफ़ी आपको केवल रिवाइज कर रहे हैं आपको ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। 3 लेयर्स में फिल करते हैं, 25 स्ट्रोक प्रत्येक लेयर्स को टेम्परिंग करते हैं। उसके बाद से उसको वेटेड करते हैं, W1 सपोज मान लेते हैं। द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में जो है सिलेंडर को रखते हैं और जो इस पर हैमर होता है, इसमें जो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होता है उसमें एक हैमर लगा होता है। आफ्टर प्लेसिंग द सिलेंडर हैमर इज रेज्ड टू 380 mm। जो हैमर होता है 380 mm की हाइट से जो है कि फ्री फॉल कराते हैं। ओके, और जो फ्री फॉल होती है देन इट विल ब्लो द एग्रीगेट, रिपीट इट फॉर 15 सच। ओके, 15 ब्लोज, यानी कि 15 बार जो है कि इस पर फ्री फॉल कराते हैं। आफ्टर दैट टेकन डाउन द सैंपल, उसके बाद सैंपल को लेते हैं एंड एग्रीगेट पासिंग थ्रो 2.36 mm सीव इज वेटेड एज W2। यानी कि जो भी एग्रीगेट पास कर जाता है 2.36 mm की सीव से उसे वेटेड कर लेते हैं और सपोज उसका वेट W2 है तो एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू निकल जाएगा W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100। ओके, उसके बाद से साउंडनेस टेस्ट हम बेसिकली करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली टू डिटरमाइन द वेदरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट साउंडनेस टेस्ट is conducted. If the resistance against weathering is good for aggregate then it will have high durability. For soundness test we need some chemical solution namely sodium sulfate and magnesium sulfate. soundness test के लिए हमें कुछ chemical solution की रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। द सैंपल ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 10 mm सीव एंड रिटेन ऑन 300 माइक्रॉन सीव, यानी कि 300 माइक्रॉन से बड़े और 10 mm से छोटे जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको इस सैंपल के रूप में लेते हैं इस टेस्ट के लिए और ड्राई कर लेते हैं और वे द सैंपल और सैंपल को वेट कर लेते हैं कितना केजी का ग्राम का है एंड इमर्स देम इन द केमिकल सॉल्यूशन। और जो भी केमिकल सॉल्यूशन जो कि सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में लेते हैं उसमें डाल देते हैं और 18 घंटे के लिए। ओके, आफ्टर दैट टेक द सैंपल को पुनः लेते हैं और इसे सुखा लेते हैं 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर और यह प्रक्रिया जो है कि उसी सैंपल पर 5 बार जो है कि रिपीट करते हैं। ओके, 5 बार जैसे कि रिपीट करते हैं 5 टाइम्स फॉर 1 सैंपल एंड वे द एग्रीगेट। फाइनली जो है कि एग्रीगेट को वेट करते हैं एंड नोट डाउन द डिफरेंस इन वेट लॉसेज। और जो है कि
अगेन देखते हैं कि प्रारंभ में कितना वेट था सैंपल का, और जो 5 टाइम्स जब उसमें जो है कि हमने इमर्स किया उसके बाद से वेट करते हैं फाइनली तो कितना है, और दोनों के बीच डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपने सोडियम सल्फेट में यूज किया है सेम। ओके, अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंस जो है 18% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ साउंडनेस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है सेफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। जैसा कि हमने प्रीवियस से भी बताया कि जो सेफ होता है एग्रीगेट का राउंडेड होता है, ओके, इलांगेशन होता है, इलांगेटेड होता है, फ्लैकी होता है, ओके, क्यूबिकल होता है। तो सेफ कैसा होनी चाहिए एग्रीगेट का, सेफ ऑफ एग्रीगेट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट। एग्रीगेट शुड नॉट कंटेन फ्लैकी या और इलांगेटेड। जो भी फ्लैकी और इलांगेटेड होता है उसको हम यूज में नहीं लेते हैं। इफ़ द कंटेंट दिस टाइप्स ऑफ पार्टिकल दे विल अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मिक्स। ओके, मिक्स की जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर देता है इस प्रकार का अगर हमने फ्लैकी या इलांगेटेड पार्टिकल्स यूज करते हैं तो। द परसेंटेज ऑफ वेट by weight of aggregate whose least dimension is less than 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। अगर मीन डायमेंशन से इसका जो मीन डायमेंशन से जो लिस्ट डायमेंशन है एग्रीगेट का अगर 3/5 से कम है तो इस प्रकार के फ्लैकीनेस को आप जानते होंगे, इसे हम बोलते हैं फ्लैकीनेस। अगर आपका जैसे कि यहाँ पर दिया है 1.8 टाइम्स इसका जो मीन डायमेंशन से जो इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन है 1.8 टाइम्स से अधिक है मीन डायमेंशन की तुलना में, मीन डायमेंशन से 1.8 टाइम्स अधिक है अगर इसका ग्रेटेस्ट डायमेंशन, तो इसे हम बोलते हैं इलांगेशन इंडेक्स। ओके, तो इस प्रकार के यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इन दिस टेस्ट सेफ टेस्ट गेज आर टेकन एंड मिनिमम ऑफ 200 पीस। इसमें इस टेस्ट के लिए 200 मिनिमम पीस लेते हैं। सैंपल इज पास थ्रू द रिस्पेक्टिव गेज। मटेरियल रिटेन ऑन थिकनेस गेज एंड मटेरियल रिटेन ऑन लेंथ गेज इज वे टू एनी एक्यूरेसी ऑफ 0.1%। ओके, नेक्स्ट है आपका बिटुमन एडिशिव टेस्ट ऑन एग्रीगेट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एडिशिव नहीं है एग्रीगेट, ओके, बिटुमन में एडिशिव प्रॉपर्टीज नहीं है तो क्या होगा, जो कि एग्रीगेट होगा वो सेपरेट कर जाएगा। ओके, बिटुमन एडिशन टेस्ट विल गिव द स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमन फ्रॉम द एग्रीगेट टू डिटरमाइन द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ बिटुमन। स्टैटिक इमर्सन टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन एग्रीगेट। इन दिस टेस्ट द एग्रीगेट आर कोटेड with bitumen and dried. After drying they are immersed in water 40 degrees Celsius for about 24 hours. The stripping value of aggregate should not exceed 5%. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। वाटर ऑब्जर्वेशन जैसा कि ब्रिक्स का भी आपने, तो कई प्रकार के जो भी मटेरियल होते हैं कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उनका वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट किस प्रकार से आपको फाइंड आउट करते हैं आप इसे जानते होंगे। तो बेसिकली हम इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इस कारण से हम जो आपके लिए मोस्ट जो कि मुझे लगता है कि आपको इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए तो वही मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप वाटर ऑब्जर्वेशन तो बेसिक है, आप पहले ही कई बार इसको डिस्कस किया जा चुका होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द वेरियस टेस्ट ऑफ। जैसा कि अभी हमने एग्रीगेट के बारे में डिस्कस किया, अब बात कर लेते हैं बिटुमन। ओके, क्योंकि एग्रीगेट का तो पूछा है, जैसा कि हमने देखा प्रीवियस ईयर पूछा भी था। ओके, तो हो सकता है इस पर पूछ ले बिटुमन का। ओके, बिटुमन का टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, तो वेरियस टेस्ट में सबसे पहले आता है पेनिट्रेशन टेस्ट, बिटुमन का पेनिट्रेशन टेस्ट। ओके, इट मेजर द हार्डनेस एंड शार्पनेस। जैसे कि पेनिट्रेट कराते हैं, कोई भी नीडल होता है बिटुमन में पेनिट्रेट कराते हैं, पेनिट्रेट कराने से पता चलता है कि बिटुमन हार्ड है या शार्प है। ओके, तो इट मेजर द हार्डनेस एंड शार्पनेस ऑफ बिटुमन बाय मेजरिंग द डेप्थ इन 10th ऑफ द मिलीमीटर। कहाँ तक ये जो कि मेजर कर सकता है, तो जो 1 mm है इसका 1/10 तक, यानी कि 0.1 mm तक जो है कि यह मेजर कर सकता है पेनिट्रेशन वैल्यू। ओके, स्टैंडर्ड लोडेड नीडल विल पेनिट्रेट वर्टिकली इन 5 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है द पेनिट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ नीडल असेंबली विद द टोटल वेट ऑफ 100 ग्राम and a device for releasing and locking in any position. The bitumen is softened to a pouring consistency, stirred thoroughly and poured into the container at a depth at least 15 mm in excess of the expected penetration. The test should be conducted at a specified temperature of 25 डिग्री सेल्सियस।
अ ग्रेड ऑफ 40/50, जैसे कि आप बिटुमन का ग्रेड आप इस प्रकार से देखते होंगे 40/50, ओके 40/50। तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो इसका पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 40 से 50 के रेंज के बिटवीन है, ओके 40 से 50 के बिटवीन है। द पेनिट्रेशन वैल्यू इज इन द रेंज 40 to 50 एट स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। इन हॉट क्लाइमेट ए लोअर पेनिट्रेशन ग्रेड इज प्रीफर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डक्टिलिटी टेस्ट। बिटुमन का डक्टिलिटी क्या है, तन्यता आप जानते होंगे। डक्टिलिटी मीन्स उसके, तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमन दैट परमिट। आपने अगर लैब में करा होगा तो आपको राइट डाउन करने में काफ़ी इजी होगा। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आपने जिस प्रकार से आपने लैब में करा था उसी प्रकार से आपको राइट डाउन कर देना है एग्जाम में, ओके। आप अच्छे अंक आप 10 कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें, कृपया वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें ताकि उन फ्रेंड्स का भी हेल्प हो सके जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं। और अगर आप भी नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। द डायमेंशन ऑफ ब्रिकेट 10, यानी कि जो डक्टिलिटी है इसमें एक ब्रिकेट लेते हैं। द 10 फार्म इज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक सैंपल लेते हैं। द बिटुमन सैंपल इज हीटेड एंड poured in the mold assembly placed on a plate. These sample with mold are cooled in the air and then in the water bath at 27 degrees Celsius temperature. Next point है the excess bitumen is cut and the surface is leveled using a hot knife. Then the mold with a assembly containing sample is kept in the water bath of the ductility machine for about 90 minutes. The side of the mold are removed. The clip are hooked on the machine and the machine is operated. ओके, तो ये हो गए आपके कुछ डक्टिलिटी टेस्ट के अबाउट। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस अप टू द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड इन द डक्टिलिटी वैल्यू विच इज रिपोर्टेड इन सेंटीमीटर, यानी कि जो डक्टिलिटी होता है उसको मेजर करते हैं इन सेंटीमीटर में, ओके। अ मिनिमम डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ 75 सेंटीमीटर हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि BIS के द्वारा जो मिनिमम आपका डक्टिलिटी स्पेसिफाइड किया गया है वह 75 सेंटीमीटर किया गया है, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज इन बिटुमन, ओके। सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात करें, सॉफ्टनिंग पॉइंट डिनोट द टेम्परेचर एट विच द बिटुमन अटेन अ पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अंडर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टेस्ट, ओके। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय यूजिंग रिंग एंड बाल। आप इसे याद रखेंगे कि जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है इसे हम रिंग एंड बाल मेथड से करते हैं, ऑपरेटर से करते हैं। अ ब्रास रिंग कंटेनिंग टेस्ट सैंपल ऑफ बिटुमन इज सस्पेंडेड इन लिक्विड लाइक वाटर और ग्लिसरीन एट अ गिवन टेम्परेचर. A steel ball is placed upon the bitumen sample and the liquid medium is heated at a rate of 5 degrees Celsius per minute. The temperature is noted when the softened bitumen touch the metal plate, which is at a specified distance below. Generally, higher softening point indicate lower temperature susceptibility and is preferred in hot climate. ओके, तो फ्लॉट टेस्ट है, इसी प्रकार से लॉस एंड हीटिंग टेस्ट है. ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्लॉट टेस्ट है. चाहे तो आप वीडियो को पूछ करके आप इसे रेट कर सकते हैं. अगर आपने करा होगा तो काफ़ी इजी है. क्वेश्चन है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट. जो पेमेंट होता है रोड कंस्ट्रक्शन में बेसिकली दो प्रकार का, फ्लेक्सिबल पेमेंट जो कि बिटुमन बाइंडिंग होता है, ओके, और रिजिड पेमेंट जो सीमेंट कंक्रीट से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. या तो इसके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं, ओके, इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं. ओके, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो डिफॉर्मेशन इन अ सब ग्रेड इज ट्रांसफर्ड टू द अपर लेयर्स. बट इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता. डिफॉर्मेशन इन द सब ग्रेड इज नॉट ट्रांसफर टू सब सब्सिक्वेंट लेयर. ये रिजिड पेमेंट का है. ओके,
डिजाइन इज बेस्ड ऑन लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपोनेंट लेयर। इसमें जो डिजाइन होता है वो बेस्ड होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक पर, जबकि इसमें क्या होता है डिजाइन बेस्ड ऑन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और स्लैब एक्शन। ओके, इसमें क्या है लो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसकी जो फ्लेक्सिबल जो पेमेंट होता है इसकी जो होती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लो होता है, जबकि इसका हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन। इसमें क्या है ग्रेन टू ग्रेन जो है कि कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो लोड ग्रेन टू ग्रेन जो है कि ट्रांसफर होते हैं, जबकि इसमें क्या है ऐसा ग्रेन टू ग्रेन जो है कि ट्रांसफर नहीं होता है। नो सच फिनोमेना ऑफ ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर एग्जिस्ट। ओके, हैव ए कंप्लीशन कॉस्ट बट रिपेयरिंग कॉस्ट इज हाई। जो इसका कंप्लीशन कॉस्ट है कम होता है, स्टार्टिंग में जब आप किसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो एज कम्पेयर टू रिजिड पेमेंट कम होता है कॉस्ट, बट इसे टाइम पर जो है कि रिपेयर करना होता है, इस कारण से कॉस्ट अधिक हो जाता है। हाई हैव लो रिपेयरिंग कास्ट। जो रिपेयरिंग कास्ट होता है इसे रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, बट कंप्लीशन इनिशियल जो कास्ट होता है इसका काफ़ी हाई होता है। हैव ए लो लाइफ स्पान। लाइफ स्पान इज मोर। इसका जो लाइफ होता है अधिक होता है, इसका कम होता है। सरफेसिंग कैन नॉट बी लेड डायरेक्टली ऑन द सबग्रेड बट और सब बेस इज नीडेड। इसमें क्या सब बेस बनाते हैं, उसके बाद से सब ग्रेड सब बेस, उसके बाद से वियरिंग कोर्स, उसके बाद सरफेस पेंटिंग, इस प्रकार से कई लेयर्स वाइज इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली जो होता है सब ग्रेड पर लेआउट करते हैं। ओके, लेड कर देते हैं। सरफेस कैन डायरेक्टली लेड ऑन द सब ग्रेड। ओके, नो थर्मल स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड एज द पेवमेंट हैज द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड फ्रीली। थर्मल स्ट्रेस आर मोर vulnerable to the induced as the ability to contract and expand is very less in concrete. ओके, जब थर्मल स्ट्रेस होता है, जब इस टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो पेवमेंट होता है एबिलिटी होती है, इसमें कैपेबल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वल्नरेबल होता है। ओके, रोड के लिए एक्सपेंशन ज्वाइंट आर नॉट नीडेड। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन ज्वाइंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जाता है। ओके, रोलिंग ऑफ सरफेस इज नीडेड। ओके, जो रोलिंग ऑफ सरफेस है इसमें आवश्यकता होती है, जबकि इसमें रोलिंग ऑफ सरफेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हो गए आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा न हो इस कारण से आज के सेशन में हम बस इतना ही डिस्कस करते हैं। शेष जो यूनिट 4 के पार्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के पार्ट बी में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।